हेलो नमस्ते वेलकम। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम इंटरव्यू सीरीज़ में एक वीडियो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस आपके पूरे इंटरव्यू के मतलब मुझे लग रहा है कि जितने भी अभी आपने नए रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स भी देखे होंगे, हर जगह बस इंटरनेशनल रिलेशन से ही शुरू हो रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव आपका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जाना चाहते हो तो आपसे पूछा जा ही रहा है कि भाई अभी करंट में क्या चल रहा है, मतलब किसी युद्ध के बारे में। अगर आप इसराइल गाज़ा पूछते हो तो इसराइल गाज़ा का पूरा युद्ध समझाओ, क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, क्यों युद्ध हो रहा है। तो मुझे लगा, मैंने क्या किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो पूरे मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे यहाँ पे ले लिए हैं, जो बहुत बार इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स में पूछे जा रहे हैं। बट बिफोर हम ये सेशन शुरू करें, इससे पहले मैंने ईरान और यूएस वाला पूरा इशू उस समय तक, जिस जब भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था तब तक जो पूरा इशू था वो मैंने उसमें वीडियो में कवर कर दिया गया था। ईरान यूएस का इशू क्योंकि बढ़ता हुआ इशू है तो हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा एक दो दिन और वेट कर लेते हैं, फिर पूरे हफ्ते का जो हमें स्टॉक मिलेगा उसका हम एक अलग से वापस से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और डिस्क्लेमर अगेन वही है कि थैंक यू जो लोग अपना इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट शेयर करते हैं, क्योंकि इसी से हमें मौका मिलता है कि हम बाकी लोगों की सहायता कर पाएँ। और अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट है तो तहे दिल से धन्यवाद, अगर आप ये देख रहे हैं तो। और मतलब आप भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। और आप मुझसे भी वहाँ पे पर्सनली, एक ग्रुप भी है दूसरा, जहाँ पे आप अगर इस टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दूसरे ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे जाके भी आप कुछ भी लिख सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ईरान और यूएस वाला मैं इशू यहाँ नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि पिछली पूरी क्लास अपनी ईरान यूएस इशू पे थी, तो अपन इसको अभी नहीं लेंगे। आगे अपन लेंगे है रशिया वाला जो पूरा युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन वाला। और उसमें इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी है, इंडिया ने फिर से रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। और उस चक्कर में आपको पता ही होगा कि मतलब हमने बहुत सारे जो शिप्स थे उनको इंटरसेप्ट किया है और वहाँ से हमने तेल वेल लेना शुरू किया है। तो वो लेके भी आप देखोगे एक इशू क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। हम्म। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं। देखो, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ना, उसको करीबन अब 4 साल हो जाएंगे। और ये जो 4 साल हैं ये काफ़ी हम पे हैवी रहे हैं। क्यों हैवी रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे 2022 में शुरू हुआ था ये युद्ध, और आज आप देखोगे तो 2026 आ गया है, करेक्ट है। और 4 साल इस युद्ध को हो चुके हैं, और अभी भी आपको पता है कि 90,000 से ज़्यादा जो रशियन सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये मैं क्विट नहीं कर रही हूँ, ये अभी आपको पता होगा फिनलैंड के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, और उन्होंने बेसिकली अपने स्टेटमेंट में कहा था कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है, उन्होंने उसके 3 एनालिसिस किए थे कि कैसे ये जो युद्ध है ये कंप्लीट फेलियर रहा है रशिया के लिए। जैसे उन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया कि रशिया ने इसमें कितना सारा लॉसेस झेला है, 90,000 सोल्जर से ज़्यादा की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और अब आप देखोगे उनके पास रिसोर्स क्रंच भी है। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों की हायरिंग चल रही है, जहाँ वो प्राइवेट आर्मीज वगैरह को ज्वाइन करने के लिए लोगों को पैसे पे कर रहे हैं कि आओ और प्लीज़ हमारे युद्ध में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि वो युद्ध इसलिए था ताकि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन ना करे, तो और मतलब नाटो का एक्सपेंशन ना हो, ठीक है। नाटो वो बॉडी है जो 1949 में वॉशिंगटन कंसेंसस से बनाई गई थी। आइडिया यही था कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन बोल लो, आइडिया यही था कि बेसिकली इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका काम क्या था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का? इसका बस आइडिया यही था कि मतलब जब अपना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है उसके बाद वर्ल्ड जो था वो दो ब्लॉक्स में बढ़ गया था, जिसको अपन कोल्ड वॉर कहते हैं। एक यूएसएसआर वाला था, जिस जो आज रशिया है बेसिकली, और पुराना यूएसए वाला, ठीक है। तो यूएसए वाली कंट्रीज जो थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, ठीक है। एडम स्मिथ वाली थी, इनविजिबल हैंड था, फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाती थी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहती थी। लेकिन जो यूएसएसआर वाली थी, इनको अपन कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाली कंट्रीज बोलते हैं। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर करती थी, प्राइवेट पे इनको इतना भरोसा नहीं था। गवर्नमेंट ही सब कुछ प्रोवाइड करेगी, हाई हैंडेडनेस रहती थी गवर्नमेंट की, फ्री मार्केट इकोनॉमी में भरोसा नहीं करती थी, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगा। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो ये पूछा भी गया था, एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स है जो अभी आ रहे हैं इसके इंटरव्यू देके आ रहे हैं, कि जो कोल्ड वॉर है इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। और जब उन्होंने मतलब उन्होंने बहुत कुछ बोला, बट जो लिसनर थे वो इतने हैप्पी नहीं थे। बट जैसे ही उन्होंने कहा कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर था, ठीक है, ये बेसिकली सोच का वॉर था, क्योंकि आपके पास दो अलग अलग सिस्टम्स हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे हैं। एक कार्ल मार्क्स की फिलोसफी को फॉलो कर रहा है और एक एडम स्मिथ की फिलोसफी को फॉलो कर रहा है। तो ये जो दोनों वॉर्स हो रहे हैं जो अलग अलग फिलोसफी पे हैं, तो अल्टीमेटली आइडियोलॉजिकल वॉर था, जो फिर आपको देखेगा स्पोर्ट्स में, डिफेंस में, स्पेस में, है ना, दूसरे दूसरे कंट्रीज में, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हर जगह फिर आपको देखने को, मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ऐसे बहुत जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। अपन कोल्ड वॉर डिस्कस नहीं करेंगे, बट मेजरली आपको ये पता होना चाहिए
कि ये जो नाटो है, ठीक है, तो जैसे ये कैपिटलिस्ट वाली कंट्रीज है, इन्होंने बनाया था अपना ग्रुपिंग कॉल्ड एज नाटो। नाटो का जो पूरा फंक्शन है ना, वैसे तो इसका बस यही था कि जो अटलांटिक ओशन है, अपना अटलांटिक महासागर है, उसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन और जनरली आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में यूएस कनाडा वगैरह हो जाएगा, तो ये सारी कंट्रीज का एक संगठन था, जिसमें बेसिकली ये इनका एक आर्टिकल 5 होता है, ये ही है इनका सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का या कलेक्टिव डिफेंस का, ठीक है। अब कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या होता है, इनका सीधी सीधी बात मानना है कि हम सब कंट्रीज जो है वो साथ में एक तरीके से यूनिट की तरह है, अगर हम पे से किसी एक पे भी अटैक होगा तो माना जाएगा कि सब पे अटैक हो रहा है और सारी कंट्रीज फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल से नाटो बना था 1949 में। अब ये जो नाटो था ना, ये बेसिकली आप मान के चलो इसमें 29 या 30 कंट्रीज के आसपास थी, लेकिन ये यूक्रेन ने आप देखोगे नाटो को ज्वाइन करने की मेंबरशिप लगाई। अब ये पूरा इशू शुरू क्यों हुआ रशिया यूक्रेन का, क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन का ही एक हिस्सा है जिसको अपन क्रीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्रीमिया एक पेनिनसुला है, जैसे आप मान लो ये रशिया है, ये यूक्रेन है, यूक्रेन का ये वाला हिस्सा है जो है वो ब्लैक सी से है ना, काले सागर से लगता है, और यहीं पे आप देखोगे यूक्रेन का एक हिस्सा आता है क्रीमिया पेनिनसुला करके, क्रीमिया का जो अपन बोलते हैं ना प्रायद्वीप। तो ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है, इसको आप देखोगे रशिया ने अटैक करके कब्जा लिया था 2014 में, और उसके बाद से आप देखोगे रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन की पॉलिटिक्स में, ठीक है, इंटरफेयर तो था ही। बार बार वो ये बोल रहे थे कि जो यूक्रेन में काफ़ी सारे लोग हैं वो रशियन एथनिसिटी के हैं, है ना, रशियन ओरिजिन है उनका, रशियन एथनिसिटी के हैं, और वो बेसिकली चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो रशिया को ज़्यादा तवज्जो दे। अब वो क्या रहा था कि यूक्रेन में एक प्रो मतलब होता है ना यहाँ पे एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे पहले, इस वजह से आप देखोगे सारी चीज़ें चल रही थी। पर यहाँ पे फिर आप देखोगे जब प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं और नए प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, वो थोड़े से प्रो यूएस थे और उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई उनका एक मतलब उसका हिस्सा ही कब्जा के ले गया रशिया। तो ऐसे करके आप देखोगे वो काफ़ी खुन्नाए हुए थे, तो उन्होंने दो चीज़ करी। एक तो आप देखोगे उन्होंने ईयू को ज्वाइन करने की फॉर्मल मेंबरशिप के लिए लगाया, और दूसरा उन्होंने नाटो की मेंबरशिप के लिए लगाया। दोनों ही अभी तक आप देखोगे यूक्रेन को नहीं मिला है। सबसे पहले तो इस बात पे क्लियर होना है कि यूक्रेन को ना तो नाटो की मेंबरशिप और ना ही आप देखोगे ईयू की मेंबरशिप, कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो इसमें लेकिन अगर आप देखोगे तो मेंबरशिप तो नहीं मिली, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने क्या करा कि यूक्रेन ने क्योंकि इस एप्लीकेशन के लिए लगाया, तो रशिया कहीं ना कहीं खुन्ना गया और उनको लगा कि यूक्रेन उनको जवाब देने की सोच रहा है। तो इस चक्कर में आप देखोगे रशिया यूक्रेन के वॉर की शुरुआत होती है। तो शुरुआत इसी से होती है, इट्स अ बेसिकली ईगो क्लैश हो गया है, ठीक है, एक तरीके से। और इस सब दौरान में हुआ क्या है कि क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो बाकी कंट्रीज जैसे स्वीडन, फिनलैंड, ये कंट्रीज आप देखोगे उन्होंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग कोई मिलिट्री अलायंस करके कोई चीज़ ज्वाइन करेंगे। तो उन्होंने हमेशा बोला था कि वो नाटो नहीं ज्वाइन करना चाहते, और यही चीज़ आप देखोगे फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने अपने आज की स्पीच में भी कही थी कि वो कभी नहीं चाहते थे कि वो नाटो का या कोई मिलिट्री अलायंस का पार्ट बने। बट चूंकि रशिया ने यूक्रेन को अनेक्स किया, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यूरोप जो हमेशा से डिफेंस पे इतना स्पेंड नहीं करता था, यूएस पे डिपेंडेंट था, उनके एक्शंस की वजह से अब ऐसा हो रहा है कि यूरोप कंबाइंड, ईयू कंबाइंड करीबन 5% अपने जीडीपी का डिफेंस पे स्पेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज जो हो सकता है कभी भी नाटो का पार्ट नहीं बनती है ना, कभी भी रशिया को आप देखोगे और ज़्यादा इनसिक्योर नहीं फील कराती, उनकी हरकतों की वजह से और इस वॉर की वजह से वो एक्चुअली अभी नाटो के मेंबर्स बन गए। आपको पता है ना कि नाटो का एक्सपेंशन हो गया और 32 कंट्रीज हो गई हैं, तो स्वीडन और फिनलैंड उसमें नई एंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखोगे फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने भी बोली है। तो ये जो वॉर चल रहा है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ जा चुकी है, यूक्रेन की तो तबाही हो चुकी है, उनके गैस स्टेशन हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, है ना, सब मतलब बड़े बड़े टैंकर्स के साथ आप घुस गए वहाँ पे। आप देखोगे काफ़ी सारा आपने जो आपने डॉनबास रीजन सुना होगा, डॉनटेस्क सुना होगा, लुहांस्क सुना होगा, है ना, तो ये रीजन्स को तो कब्जा ही दिया गया है। तो अब जो लड़ाई है फाइनली अभी उसका स्टेटस क्या है, तो ये लड़ाई 2022 में शुरू हुई, ठीक है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये लड़ाई जो है बहुत पहले की लड़ाई है। ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि रशिया जो है वो यूक्रेन वो नहीं चाहता था कि जो यूएस है या नाटो है वो बेसिकली उसके दरवाजे तक आ जाए, और यूक्रेन ने जब ईयू और नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, तो आप देखोगे ये जो पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट था वो पूरे वॉर में इंटेंसिफाई हो गया। रशिया ने बेसिकली इसको एकदम पर्सनल ही ले लिया है, ठीक है। और 2014 में तो क्रीमिया का जब पेनिनसुला उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद आपको पता है कि रशिया के ऊपर भयंकर सैंक्शंस लगा दिए थे, उसको G8 से निकाल दिया था, है ना, जो ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज जो 8 सबसे डेवलप कंट्रीज होती है उनकी ग्रुपिंग से निकाल दिया गया। प्लस आप देखोगे कि उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए। यूएस ने काटसा एक्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, तो इसके अंदर आप देखोगे रशिया है, ईरान है ना, नॉर्थ कोरिया वगैरह इस पर
पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो इसमें आप देखोगे रशिया को इंक्लूड कर दिया, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम जो होता है इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम उससे बाहर कर दिया। तो ऐसे करके रशिया के तेल पे और गैस पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो ऐसे करके रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए बहुत सारे काम किए। बट आप देखोगे मेजर जो इनके ऊपर सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर या रशिया से जो डील करने वाली कंट्रीज के ऊपर है, वो तब लगे जब आप देखोगे रशिया यूक्रेन का वॉर फुल ब्रोन हो गया। तो पहले हो क्या रहा था, लोगों को लग रहा था क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारा मिलिट्री पावर भी है, डिफेंस बजट भी बहुत ज़्यादा है, और यूक्रेन तो इतना छोटा सा कंट्री है उसके बाजू में, है ना। और रशिया अपने बड़े बड़े टैंकर्स और इतनी सारी मिसाइल्स और अपन बोलते हैं ना ये जो फुट सोल्जर्स और इन सब के साथ एकदम घुसा, तो लोगों को लगा यूक्रेन एक दिन में खत्म हो जाएगा। बट किसी ने सोचा नहीं था कि एक छोटी सी कंट्री जो है वो बेसिकली रशिया को इतनी टक्कर दे पाएगी और 4 साल तक ये युद्ध चलता ही जाएगा। अब इस युद्ध के चक्कर में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दाम एकदम से बढ़े हैं। तो एक्चुअली रशिया और यूक्रेन जो है ना ये लड़ रहे हैं, पर रशिया और यूक्रेन जो है वर्ल्ड के सबसे, इनको फूड बोल भी बोलते हैं। फूड बोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है स्टेपीज। स्टेपीज जो है ना वहाँ पे उगता है बहुत सारा अनाज, गेहूँ, ठीक है। ये गेहूँ यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह होता था, तो ऑब्वियसली अनाज की प्रॉब्लम आएगी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आने लग गई। बहुत सारे इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पे खाना वगैरह भिजवाया जाता है, उसमें दिक्कत आने लग गई। फिर ये जो रीजन है वो हैविली फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग नेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटाश वगैरह जो होता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज बहुत सारी थी, तो वो आप देखोगे पूरी दिक्कत में आ गई। और तीसरा है कि यहाँ पे बहुत सारा सनफ्लावर उगता है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे जो सनफ्लावर ऑयल है जो कि अपन मतलब खाने वगैरह में भी यूज़ करते हैं, तो ये इसकी भी आप देखोगे मार्केट में एकदम से शॉर्टेज आ गई थी। तो ये तो हो गई आपके खाने से रिलेटेड चीज़ें। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको पता है रशिया और यूक्रेन दोनों के पास जैसे ब्लैक सी वगैरह में भी बहुत सारे गैस रिजर्व्स हैं। रशिया तो आपको पता है मेजर ऑयल सप्लायर और गैस सप्लायर है। तो जैसे ही मतलब जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर होता है तो गैस प्राइसेस ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, ठीक है। यूएस आप देखोगे रशिया का तेल खरीदने के लिए मना कर देता है, तो ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे इशूज क्रूड ऑयल और गैस के अराउंड भी निकल के आने लग गए, ठीक है। तो एक ऑयल सिक्योरिटी, क्रूड सिक्योरिटी जो अभी यूएस ईरान के वॉर से भी इफेक्टेड है, वो आपको तब भी देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको रशिया यूक्रेन का पता होना चाहिए। तो अब प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है 4 साल बाद, प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि दोनों कंट्रीज जो हैं ऑब्वियसली मतलब यूक्रेन बार बार कह रहा है कि हम पीस पे आना चाहते हैं। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में भी कई बार टॉक्स हुए हैं, दोहा कतर में भी आप देखोगे बहुत बार टॉक्स हो चुके हैं। टर्की भी आप देखोगे मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप भी आप देखोगे रशिया यूक्रेन को एक पेज पे लाके इनके बीच में वार्तालाप करवाने की कोशिश कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम वहीं आ रही है कि रशिया जो है ना, जो रीजन जैसे यूक्रेन का ये वाला हिस्सा है, इन्होंने इसको डॉनबास रीजन बोलते हैं, इन्होंने इसको मतलब कब्जा लिया है, अभी इनके हत्ते में है। तो ये अब ये वापस देना नहीं चाहते, ये बोलते ही हमारा हो गया। और यूक्रेन बोल रहा है कि नहीं, अगर आप टेरिटरी कैप्चर करके बात करना चाहते हो तो बात करो ही मत, ठीक है। हम टेरिटरी नहीं देंगे, बाकी आपको अगर कुछ पीस पे आना है तो अपन उस पीस पे आ सकते हैं। तो इस चीज़ पे आके आप देखोगे रशिया यूक्रेन का वॉर जो है अभी कहीं ना कहीं पीस की तरफ जा नहीं पा रहा है। जाना चाहते हैं, वॉर को खत्म को दोनों ही करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ह्यूज लॉसेस हो चुका है, लोगों का भी, मिलिट्री का भी, पैसे का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। क्या मिलता है एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिराने से, कुछ नहीं, उल्टा वो जगह और खत्म हो जाती है। फिर उसको वापस से डेवलप करो तो कितना सारा पैसा भी खर्च होगा। तो ये था आपका रशिया यूक्रेन का पूरा वॉर। अब इस पूरे वॉर में इंडिया का क्या हुआ, देखो प्रॉब्लम इंडिया के साथ क्या है, इंडिया ना बहुत यूनिक पोजिशन पे है कि हम ना तो कभी किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट बने हैं, ना हम आउटराइटली किसी को सपोर्ट करते हैं, ना हम आउटराइटली किसी को रिजेक्ट करते हैं। और रशिया यूएस जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हो ना, वहाँ हमारा और भी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है पूरी वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी, है ना, यूएस वगैरह। और रशिया आप देखोगे यहाँ पे है। अब इंडिया रशिया के साथ हमारे हिस्टोरिक टाइज रहे हैं। रशिया ने हमारा साथ तब दिया था जब हमारे खिलाफ यूएस हो गया था 1965 के वॉर में, 71 के वॉर में, ठीक है। और रशिया हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस पार्टनर रहा है बहुत पहले से, कि जितनी भी हमारी सबमरीन है और ये सारी चीज़ें हैं वो रशिया ने हमें दी है। यूएस के साथ कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉसिबल हो ही नहीं पाया है, ठीक है। और वहीं अगर आप देखोगे तो यूएस हमारा आज का पार्टनर है, वहाँ से हमारा ट्रेड अगर आप देखोगे तो रशिया के साथ तो हमारा पहले ट्रेड से $15 बिलियन था, कितना, $15 बिलियन, ठीक है। ये तो $60 बिलियन या $68 बिलियन तेल की वजह से पहुंचा। पर यूएस के साथ आप देखो हमारा $100 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का ट्रेड है। तो और वो भी सरप्लस है कि हमको फ़ायदा हो रहा है, जबकि रशिया के साथ हम मोस्टली खरीद रहे हैं। तो $68 बिलियन का अगर रशिया के साथ ट्रेड है तो $60 बिलियन तो सिर्फ इंडिया खरीद रहा है माल, हम तो $8 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो अगर अपन ट्रेड के हिसाब से देखें, इकोनॉमी के हिसाब से देखें, तो रशिया के साथ हमें ज़्यादा नुकसान है और यूएस के साथ हमें ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंडिया एक बहुत ही बीच वाली पोजीशन में आ सकता है। तो इंडिया ने कभी भी आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है रशिया के खिलाफ, किया ना, वो मतलब
अग्रेसर है उसने वॉर शुरू किया है, तो हमने कभी भी ऐसे मोस्टली रेजोल्यूशंस पे वोटिंग नहीं करी है, या तो हम एब्सटेन कर जाते हैं या फिर हम उस दिन आते ही नहीं है। बेसिकली हम वोटिंग ना तो उनके प्रो में करते हैं ना खिलाफ में करते हैं। आइडिया ये है कि इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखना चाहता है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी एक कंट्री से अलाइन नहीं दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमें तेल खरीदना है तो हमारे पास 5 ऑप्शन हो, और हमारे को ऐसा नहीं हो कि हमारे 4 जो है वो दुश्मन बन जाए और हमारे पास हमको सिर्फ तेल जो है ज़बरदस्ती रशिया से ही खरीदना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में हम कभी ना आए। तो यहाँ पे आप देखोगे आके इंडिया जो है बीच में एक तरीके से फंस जाता है। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो यूक्रेन रशिया वॉर तो अपने डिस्कस कर लिया। इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इंडिया रशिया के रिलेशंस आपको हमेशा ये बताने हैं कि इंडिया रशिया के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आज भी वॉलिटिलिटी भी देखोगे तो भी, अगर हम बोलते हैं कि रशिया से तेल कम हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप देखोगे इंडिया रशिया का ट्रेड जहाँ पहले $15 बिलियन का था, आज $60 बिलियन क्रॉस कर चुका है। दूसरा, आप बात करोगे कि कैसे हम जो है डिफेंस में कितने स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं, तो अपने यहाँ पे जो भी सबमरीन्स हैं इंडिया के पास, ठीक है। जैसे हमारे पास और मिसाइल्स वगैरह थी, चक्रा सबमरीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, कितने सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो हमने रशिया से खरीदे हैं। फिर रशिया के साथ मिलके हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, रशिया के साथ मिलके हम लोग टैंक्स बनाना चाहते हैं, वो गन्स वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले राकेश शर्मा जी जो गए थे वो रशिया के मतलब होता है ना रॉकेट से ही ऊपर गए थे। प्लस आप देखोगे हमारी जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, वो भी रशिया रॉकेट से ही ऊपर गई थी। प्लस आप देखोगे इंडिया का जो गगनयान मिशन है ना, तो उसमें भी आप देखोगे रशिया के साथ हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को ट्रेनिंग देने के लिए। फिर आप साइंस में आ जाओगे तो भी आपको पता है कि रशिया जो है इंडिया को काफ़ी सपोर्ट करता है साइंटिफिक एंडेवर्स में, है ना। तो कितने भी हाईटेक रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह हों तो रशिया काफ़ी आगे रहता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह करने में भी, ठीक है। उसके अलावा भी आपको पता है कि रशिया ने हमारा वॉर्स वगैरह में काफ़ी साथ दिया है। 65 का वॉर हो, 71 का पाकिस्तान के साथ वॉर हो, 1999 का वॉर हो, ठीक है। रशिया हैज़ ऑलवेज बीन ऑन इंडिया साइड। कश्मीर का जब भी मैटर उठता है तो रशिया कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं बोलता है, अगर या तो वोटिंग नहीं करता है या फिर इंडिया के फेवर में करता है। तो ये एक चीज़ है जो आप देखोगे कि रशिया मतलब होता है ना कि अच्छा कॉन्फिडेंस हमारा रशिया के साथ। फिर इंडिया रशिया मिलके आप देखोगे दूसरी कंट्रीज़ में जैसे ब्रह्मोस मिसाइल बेचते हैं, वैसे हम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूएई हो या फिर आप देखोगे बांग्लादेश वगैरह भी हो, है ना, जहाँ पे अपन रूपपुर पावर प्लांट लगाने वाले थे। इसके अलावा आप देखोगे कि रशिया ने इंडिया में वोडा वोडा रिएक्टर्स लगाए लगाए हैं कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। तो आप ये देख रहे हो कि पार्टनरशिप कितनी डाइवर्सिफाइड है। प्लस पीपल टू पीपल टाइज तो है ना। तो इसलिए आप देखोगे कि हमारी जो इंडिया रशिया के रिलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डाइवर्सिफाइड है, अक्रॉस पोर्टफोलियो है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे इंडिया रशिया का 2+2 में 2+2 जो टॉक्स होता है जिसमें डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स बात करते हैं वो भी है। इंडिया ने आप देखोगे अपने टाइज जो थे उनको स्ट्रैटेजिक स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप में बदल दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे पॉजिटिव रिलेशंस हैं इंडिया और रशिया के, ठीक है। पर गोइंग फॉरवर्ड हमें वही है कि हमें इनको बैलेंस करना आना चाहिए कि कैसे हम यूएस और रशिया को साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपका रशिया वाला जो पूरा इशू था, पुतिन विजिट उस टाइम हुई थी तो इसलिए आप देखोगे न्यूज़ में थी, अभी आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेजरली तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, क्योंकि वर्ल्ड में अभी 3 मेजर वॉर्स हैं, है ना। चौथा वेनेजुएला वाला तो कब आया कब गया पता नहीं, पर इसराइल हमास का है, यानी इसराइल गाजा वाला है, रशिया यूक्रेन वाला है और ईरान यूएस वाला है। ईरान यूएस वाला हमने पहले ही कर लिया। इंडिया रशिया वाला मैंने आपको वैसे तो आर्टिकल्स में बहुत जगह समझाया है ना, पर मैंने इसको आज भी कवर कर दिया। अब अपन चलते हैं इसराइल गाजा की तरफ। इसराइल गाजा पे भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, पर फिर भी आज का थोड़ा सा टाइमलाइन बता देती हूँ। देखो हो क्या रहा है कि बेसिकली इसराइलीज जो है ना वो अलग से कभी उनका एक देश नहीं था, ठीक है, वो हमेशा से फैले हुए थे। और फिर आप देखोगे 1890s में बेसिकली एक थियोडोर हर्जिल करके एक बंदे होते हैं, वो बोलते हैं कि इसराइल का या ज्यूज़ का भी अपना एक घर होना चाहिए जिसको वो होमलैंड कह सकें। तो वो उस होमलैंड की तलाश करते हैं और फाइनली एक पैलेस्टीन करके देश होता है, ठीक है। पैलेस्टीन देश था, तो उस पैलेस्टीन देश में क्योंकि आप देखोगे इसराइल की एक बहुत ही सेक्रेड साइट है, जैसे टेम्पल आपका वहाँ पे अगर आप देखोगे टेम्पल माउंट हो जाएगा, ठीक है। और तो वहाँ पे एक टेम्पल माउंट करके जगह है जो उनके लिए बहुत सेक्रेड है, मतलब जो उनके रिलीजन के लिए बहुत सेक्रेड है, जहाँ पे बोला जाता है कि जो कमांडमेंट्स वगैरह थे वो दिए गए थे, हब्रू बाइबल के लिए जो बताए गए थे कमांडमेंट्स वो वहाँ पे लिखे गए थे। तो ऐसे करके आप देखोगे वो जो सेक्रेड प्लेस थी उसी को बोलते हैं कि वो लोग अपना होमलैंड बनाएंगे। और एक जियोनिस्ट मूवमेंट चालू होता है। कौन सा मूवमेंट चालू होता है? जियोनिस्ट, ठीक है।
अब ये जियोनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? जियोनिस्ट मूवमेंट होता है कि बेसिकली बहुत सारे ज्यूज एकदम से जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से छोड़ छाड़ के वो पैलेस्टीन में बसना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये सब कहानी है 1890s 1900s की। आपको पता है उस टाइम वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। 1917 में एक बाल्फर डिक्लेरेशन होता है यूके और फ्रांस के बीच में, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है, और प्रॉमिस भी करते हैं बेसिकली इजरायलीज को कि ठीक है, आप जब अपना होमलैंड बनाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पैलेस्टीन को अपना घर बना सकते हो, ठीक है। फिर आपको पता है कि पैलेस्टीन जो थी ये कॉलोनी थी ब्रिटेन की, और 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया उसके बाद आप देखोगे अगेन जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने किया था वैसे ही आप देखोगे ब्रिटिशर्स ये क्वेश्चन को रिजॉल्व करे बिना ही यहाँ से निकल गए। अब हुआ क्या था कि पैलेस्टीन भी था यहाँ पे, और पैलेस्टीन के लोग तो पहले से ही रह रहे थे जो अरब बेसिकली उससे हैं रिलीजन से, और आप देखोगे इसराइली जो जूस थे यहाँ पे आके बसने लग गए। अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए और यहाँ से होती है वॉर्स की शुरुआत। तो पहला वॉर ही आप देखोगे 1948 में होता है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे आप देखोगे पैलेस्टीन को सपोर्ट किसने किया, जितनी भी आजू बाजू में इसकी सारी अरबिक या इस्लामिक कंट्रीज है, जैसे लेबनान हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा, फिर यहाँ पे जॉर्डन हो जाएगा, नीचे इजिप्ट हो जाएगा, ये सारी कंट्रीज ने पैलेस्टीन के साथ मिलकर इसराइल पे अटैक किया, ठीक है। बट ऑब्वियसली इसराइल इज़ वेरी पावरफुल। आपको पता होना चाहिए कि जूज आर द मोस्ट रिचेस्ट कम्युनिटी ऑल्सो, मिलिट्री वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉग है, डिफेंस सिस्टम इंटेलिजेंस नेटवर्क उनका सब स्ट्रॉग है। तो वो ऑब्वियसली इस वॉर में इतना ज़्यादा उनको कुछ गेन हो नहीं पाता है। फिर वापस से आप देखोगे वो लोग वॉर करते हैं 1967 में, जो कि 6 डे वॉर होता है, ठीक है। इस 6 डे वॉर में क्या होता है, इसराइल बेसिकली अटैक करता है, और इसराइल आप देखोगे बहुत सारी जो जगह होती है वो ले लेता है। जैसे इजिप्ट का ये सिनाई पेनिनसुला है, आपने सुना होगा। सीरिया में गोलन हाइट्स हैं। जॉर्डन का आप देखोगे वेस्ट बैंक वाला इलाका है, उसका बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो इनके पास आ जाता है, इसराइलीज के पास, ठीक है। तो 66 डे वॉर में आप देखोगे इसराइल को बहुत सारा फायदा होता है। फिर 1973 में कुछ यौम किपुर वॉर करके होता है। तो यौम किपुर एक नेशनल हॉलीडे होती है इसराइलीज़ के लिए, ठीक है। तो उस दिन आप देखोगे वो लोग मोर्निंग वगैरह करते हैं, उनके लिए काफ़ी मतलब होता है ना, एक रिलीजियस डे होता है। तो उस दिन पे आप देखोगे अरेबिक स्टेट्स इन पर अटैक करती हैं, और इस तरीके से आप देखोगे ये जो वॉर होता है ये कुछ जीत नहीं पाती हैं, बट नुकसान बहुत सारा हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखोगे 1974 में एक समझौता हो जाता है इजिप्ट का इसराइल के साथ, कि वो उसको एक कंट्री रिकोगनाइज कर लेता है और बोलता है हम आपको झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो हमने इसराइल गाजा का एक वीडियो बना रखा है, वो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी, ठीक है। तो वो आप उस लिंक से पढ़ लेना। तो मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से टाइमलाइन बता रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे ये जो चीज़ें यहाँ पे थमती नहीं है। अब क्या होता है कि जो अब जैसे आप मुझे बताओ आपके घर में आके कोई एकदम से बस जाए तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग जो होंगे वह हेजिटेट करेंगे। तो जो पैलेस्टीन के लोग पहले पूरे एरिया में थे अब वो दो हिस्सों में सिमट के रह गए। एक आपका है वेस्ट बैंक वाला हिस्सा जो जॉर्डन से टच करता है, और एक है आपका ये वाला हिस्सा जो है आपका हमास वाला गाजा पट्टी, ठीक है, जो इधर मेडिटेरेनियन सी को लगता है। अब इसमें ही है सिर्फ पैलेस्टीनियंस, बाकी सब जगह आप देखोगे इजरायली लोग रहने लग गए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो अपना वेस्ट बैंक है वहाँ पे तो आती है जो अपनी फतेह पार्टी होती है, अल फतेह पार्टी होती है, या पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो यहाँ पे होती है गाजा पट्टी होती है, वहाँ पे आता है अपना हमस ग्रुप, जो बेसिकली एक रिलीजियस ग्रुप था स्टूडेंट का, जो मतलब होता है ना स्टूडेंट रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये बाद में पॉलिटिकल एंगल से आया कि नहीं हम पैलेस्टीन को उसका हक दिला के रहेंगे और इसराइली को यहाँ से कंप्लीटली निकालेंगे, ठीक है। तो हमस के 1980s में आता है, पीएलओ पहले आ जाता है 1960s के अंदर। पीएलओ के मध्यस्थता से ही आप देखोगे 1974 का अग्रीमेंट होता है इजिप्ट का और इसराइल का। बट पीएलओ जो होता है प्रॉपर डेमोक्रेसी करके यहाँ पे इलेक्शन जीत के आता है ना, और हमस यहाँ पे होता है। अब इसी दौरान आप देखोगे इंतिफाड़ा नाम की चीज़ें सुनते हो आप। इंतिफाड़ा मतलब होता है अपराइजिंग। तो जब पैलेस्टीन के लोगों ने अपराइजिंग करी कि जान दे देंगे लेकिन अपनी कंट्री वापस लेके रहेंगे, तो पहला इंतिफाड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे 1992 में ऑस्लो अकॉर्ड सुने होंगे आपने, 2000 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स और ये सब सुना होगा। तो ये सारे अकॉर्ड्स मतलब होते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में कोई पीस अग्रीमेंट जैसी चीज़। तो यूएस ऑब्वियसली मध्यस्थता करेगा, कोशिश करता है कि इन दोनों के बीच में अकॉर्ड्स वगैरह हो जाए, कोई पीस अग्रीमेंट आ जाए, जहाँ पे ये बताते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन दे देंगे, है ना, कि आपस में जा पाए। फिर मतलब इसराइली इनके यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, और मतलब इनकी इकनॉमी वगैरह को सपोर्ट करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रॉमिस की जाती है, बट ऑब्वियसली प्रोमिस पूरे होते कहाँ हैं। और उस दौरान आप देखोगे उसी बीच में पीएलओ के लीडर की डेथ भी हो जाती है। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो सही ट्रैक पे चल रही थी वो खराब हो जाती हैं, और फिर सेकंड इंटिफाडा वापस हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सेकंड मेजर अपराइजिंग, ठीक है, पैलेस्टीन में। उसके बाद फिर से आप देखोगे अकॉर्ड्स वगैरह साइन करवाने की कोशिश की जाती है ताकि जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाए, और ये सब चलता रहता है हमास और पीएलओ के बीच में। इस दौरान आप देखोगे हमास 2005 में इलेक्शन जीत के आ जाते हैं पैलेस्टीन के, और हमास जो है वो है एक वायलेंट ग्रुप, कि वायलेंस के दम पे हम इंडिपेंडेंस लेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे और इसराइलीज को यहाँ से भगाएंगे, ठीक है।
तो इसराइल गाज़ा का जो युद्ध है ना वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना युद्ध चल रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ये पीस पे जाते हैं फिर चालू हो जाते हैं, वो सब चलता रहता है, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है कि इसराइल गाज़ा में थोड़ी बहुत शांति थी, लेकिन फिर से आप देखोगे 2022-23 के आसपास कर्म शुरू हो गए। एक्चुअली हुआ क्या, इसराइलीज़ ने ना यहाँ पे वेस्ट बैंक पे स्पेसिफिकली जो जेरूसलम है, जो आप देखोगे होली सिटी है 3 रिलीजन्स की, एक तो अपने जूस हो जाएंगे, एक अपने इस्लाम हो जाएगा और एक अपना क्रिश्चियंस हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देखोगे पैलेस्टीनियन लोगों को हटाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट बोल रहे थे कि वो लोग मॉस्क वॉस्क में जाते थे, अलग सा मॉस्क है जहाँ पे पैलेस्टीनियंस जो मोस्टली आप देखोगे अरेबिक है, तो वो मॉस्क में जाते हैं, वहाँ पे आप देखोगे उनके साथ अत्याचार होने लग गए। तो फिर इन्होंने आप देखोगे मिसाइल विसाइल फेंक के थोड़ा सा ना जवाब देने की कोशिश करी, और इस वजह से आप देखोगे वॉर एकदम फुल ब्लोन वॉर में बदल गया, ठीक है। तो ये जो इसराइल पैलेस्टीन का युद्ध है, ये इसलिए आप देखोगे इतना खूंखार हो गया क्योंकि दोनों साइड से, जैसे हमस को कौन सपोर्ट कर रहा है, एक तो आपने ईरान का एक्सेस रेजिस्टेंस होना है ना, तो ईरान सपोर्ट कर रहा है। प्लस आपको पता है ईरान के जैसे हेजबुल्ला ग्रुप है यहाँ पे लेबनान वगैरह में, तो वहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा बहुत बोला जाता है कि चाइना और रशिया से भी आप देखोगे हमास को सपोर्ट है। वहीं जो पैलेस्टीन है उसके साथ आप देखोगे जितने भी अरेबिक वर्ल्ड हैं, सऊदी वगैरह, ये लोग सब इसके साथ थे। इस कहानी में ट्विस्ट आता है 2020 में, जब आप देखोगे ट्रम्प साहब यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि 2020 में होते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स, ठीक है। अब अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, बेसिकली एक तरीके से कोशिश थी पीस इस्टेब्लिश करने की इसराइल और जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं बाकी, तो यूएई, मोरक्को है ना, सूडान, बहरीन, इन कंट्रीज़ ने बेसिकली इसराइल के साथ एक समझौता टाइप का कर लिया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको कंट्री मानते हैं और हम आपके साथ अभी रिलेशन नॉर्मलाइज करेंगे, एम्बेसी वगैरह खोलेंगे। तो ऑब्वियसली पैलेस्टीन को हमस को गुस्सा तो आना ही था कि भाई आपने मतलब हमारे तो पूरे कॉज की बैंड बजा दी ना आप तो इनसे आके जुड़ने लग गए, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी सी पीस शांति भी देखने को मिलेगी। आपने आई मैक कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, I2U2 के बारे में, इंडिया इसराइल यूएई और यूएस, ऐसे करके आपने अलग अलग ग्रुपिंग्स के बारे में सुना होगा। आइडिया यही था कि मिडिल ईस्ट में शांति फैलाएंगे, पर ये पूरी शांति 2023-24 में भंग हो जाती है, जब आप देखोगे इसराइल और गाजा में फुल ब्लोन एक वॉर शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर। एक्चुअली सबसे पहले तो हमास नहीं, आप देखोगे यहाँ पे जो लोग थे इसराइली, वो कैप्चर कर लिए और आप देखोगे मिसाइलें वगैरह दागनी शुरू कर दी। उसके बाद तो इसराइल ने फुल ब्लोन वॉर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने बोला कि अब तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद आप देखोगे दोनों साइड से लोग कैप्चर हो जाते हैं। ये आप देखोगे इन्होंने, हाँ, पानी की सप्लाई और ये सारे जो क्रॉसिंग्स वगैरह होती है वो बंद कर दी, हॉस्पिटल्स वगैरह को अटैक करना शुरू कर दिया, लोगों को वार्निंग दी कि नीचे चले जाओ। वेस्ट बैंक में भी आप देखोगे लोगों पे मतलब होता है ना हमले वमले करने शुरू कर दिए। इसराइल को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे है ना मतलब गालियाँ वगैरह भी पड़ी थी, बट क्योंकि वो लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे, ठीक है। और मतलब उन्होंने हमास को तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा ही दे दिया था। तो ऐसे करके आप देखोगे ये वॉर और ज़्यादा खतरनाक होता गया। फिर वापस से ट्रम्प साहब ने पिछले साल एक गुगली फेंकी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन के आ चुके थे यूएस के, उनका सेकंड टर्म था ये। और यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली बोला कि मैं वो एक पीस प्लान लाया हूँ, ट्रम्प पीस प्लान उसको बोला। और इसके बेसिकली 2 फेजेस थे, ठीक है। पहला फेज़ में क्या था कि दोनों लड़ाई को बंद करेंगे, एक सीज फायर करेंगे कि अब हम एक दूसरे के ऊपर कोई मिसाइलें वगैरह नहीं दागेंगे, और जो दोनों ने एक दूसरे के बंदों को हॉस्टेजेस बनाया है, चाहे जिंदा या मुर्दा, दोनों को एक दूसरे की बॉडीज या फिर जिंदा लोग वापस किए जाएंगे। अगर ये फेज़ 1 सक्सेसफुल होगा तो फेज़ 2 बनाया जाएगा। उस फेज़ 2 में 2 चीज़ें बनेगी, एक तो टेक्नोक्रेटिक, एक तो ट्रांसनेशनल टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग देशों के नेता, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े बड़े बैंकर्स, वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा, ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं इंक्लूड करेंगे। और एक दूसरा बनाया जाएगा गाजा पीस बोर्ड, ठीक है, जिसमें 2 तरीके की मेंबरशिप होगी, एक होगी आपकी टेम्पररी और दूसरी होगी परमानेंट। टेम्पररी मेंबर तो आपको पता है कि आप ऐसे ही बन सकते हो, है ना, सिर्फ ये वाले इशू को रिजॉल्व करने के लिए। परमानेंट मेंबर अगर आपको बनना है तो आपको $1 बिलियन देना पड़ेगा। और पहले जहाँ पे आप देखोगे गाजा पीस बोर्ड जो था, ट्रंप ने बोला था कि हम लोग सिर्फ गाजा के लिए बना रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, इसका तो बहुत वाइडर स्कोप है, हम इसको बाकी कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी आप देखोगे सिर्फ ऑब्जर्वर है, हमने इसको प्रॉपरली ज्वाइन नहीं किया है। और इसमें बहुत सारे मेंबर्स आप बीच बीच में देखते होगे कि अनाउंस किए जाते हैं कि इस कंट्री ने ज्वाइन कर लिया, या फिर आप देखोगे ट्रांसनेशनल कमेटी में ये लोग इंक्लूडेड हैं। तो ऐसे करके आप देखोगे अब इन्होंने बनाया है। तो फेज़ 1 जो था पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ था, अगस्त सितंबर में, और ये खत्म हो गया था, सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया है इसका। इसके बाद ये फेज़ 2 चालू किया गया है। फेज़ 2 के अंदर ये दोनों बॉडीज़ बनाई जाएंगी। इन दोनों बॉडीज़ का काम क्या है, ओवरसी करना कि एक तो ये जो सीज फायर वगैरह है वो हो जाए, फिर पैलेस्टीन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्योंकि पूरा आप देखोगे खत्म कर दिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इलेक्शंस वगैरह भी होने चाहिए, प्लस आप देखोगे यहाँ पे लोगों की लाइफ बेटर होनी चाहिए, ट्रेड और इकोनॉमी सेटअप होनी चाहिए। तो ये सारा काम जब तक फिनिश नहीं हो जाता, तब तक आप देखोगे ये जो गाजा पीस बोर्ड है और ट्रांसनेशनल जो कमेटी है वो इस पूरी चीज़ को लीड करेगी। तो ये था पूरा इसराइल पैलेस्टीन
पैलेस्टीन का एक इशू संक्षिप्त में मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, डिटेल आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इजराइल हमस का कॉन्फ्लिक्ट ये है। अब इस इजराइल हमस के कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें और मतलब होता है ना ख़राब कैसे हो रही हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो उनके मतलब हेड है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर आप देखोगे बहुत बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हैं। और इनफैक्ट आप देखोगे अभी उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस थे उसकी एक हियरिंग भी थी, जिनमें उन्होंने 1700 से ज़्यादा बार ये बोला था कि मुझे आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी से ब्राइब ली है या फलाना है ढिमका है ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वॉर कंटिन्यू, ताकि उनके ऊपर से जो ये करप्शन के चार्जेस हैं लोग उस पर से ध्यान हटा के इस वॉर पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाएं, ठीक है। और प्लस आप देखोगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसराइल को विजिट किया था। आपको पता है कि हमने अपने जो टाइज थे उनको स्ट्रैटेजिक टाइज, स्पेशल पार्टनरशिप फॉर डिफेंस, इनोवेशन और साइंस, उसमें बढ़ा दिया था, है ना। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी करे थे। और उसके जस्ट 2 दिन बाद ही यूएस ने इसराइल के साथ मिलके ईरान पर अटैक कर दिया। तो ये आप देखोगे अब एक ट्रायंगल सा बन गया है, जहाँ पे यूएस इसराइल जो है वो अब ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज्ड है। और ईरान जो है वो कहीं ना कहीं हमस को सपोर्ट करता है, ठीक है। और हमस जो है वो पता है आपको इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। तो इस तरीके से आप देखोगे पूरी खिचड़ी बन चुकी है। समझ में आ रहा है। तो ये था पूरा इसराइल हमस का इशू। और इसमें इंडिया कहाँ से आएगा, तो इंडिया तो आप देखोगे कि हमने हमेशा से बोला है कि हम लोग डी हाइफनेशन, ये वर्ड ज़रूर यूज़ करना है, ये हर बार आप देखोगे इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है। डी हाइफनेशन की पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं इसराइल पैलेस्टीन के इशू में। मतलब इसराइल के साथ हमारे रिलेशंस अलग हैं, पैलेस्टीन के साथ अलग हैं, और हम इनको अलग अलग ही रखेंगे, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं इन दोनों का वॉर चल रहा है, बट हम अपने जो रिलेशंस हैं इन दोनों के साथ अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया इसमें अपना रहा है। फिर अपन चलते हैं ब्रिक्स के महत्व के ऊपर। एक्चुअली ब्रिक्स पे क्वेश्चन क्यों बनता है कि 2026 में आप देखोगे इंडिया के पास आने वाली है ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो, ठीक है। तो इसमें इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो ब्रिक्स है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर बनाया जाए, रिवाइव किया जाए, है ना। ब्रिक्स नए पार्लियामेंट लाने की बात कर रहा है, नया आप देखोगे करेंसी बनाने की बात कर रहा है। ब्रिक्स का आपको पता है खुद का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ब्रिक्स का आपको पता है कि इनका कंटिजेंसी रिजर्व अग्रीमेंट है, ताकि आईएमएफ के अलावा ब्रिक्स से भी पैसे मांग सको अगर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। तो ब्रिक्स एक तरीके से ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाना चाहता है, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि वो आपको पता है वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसमें आप देखोगे इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसलिए आप देखोगे ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ में आप देखोगे एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हमें रशिया, चाइना सबसे बात करने को मिल जाती है, हमारे रिलेशंस को सुधार करने का मौका मिल जाता है। जब इंडिया और चाइना के बीच में इश्यूज चल रहे थे डोकलाम को लेकर, या फिर आप देखोगे बॉर्डर इश्यूज चल रहे थे, तब ब्रिक्स में एक फोरम मिला था जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज प्रेसिडेंट से डायरेक्ट बात करी थी। तो एक अच्छा तरीका होता है जहाँ पे इंडिया जो है अपने रिलेशंस भी बिल्ड कर सकता है, पाकिस्तान को बाहर रखते हुए। क्योंकि जनरली जब भी आप देखोगे हम चाइना के साथ बात करते हैं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं से बीच में होता है। तो उस पाकिस्तान के इक्वेशन को अलग रख के आपको अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ कैसे आप रिलेशंस कर सकते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट तरीका हो जाता है। आपको वैसे ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है गोल्डमैन सैक्स के जो जिम ओ'नील थे उन्होंने ये वर्ड दिया था, एक 5 उस टाइम पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी उसके लिए। फिर 2009 में आप देखोगे ब्रिक एक ग्रुपिंग बनती है, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है, तो जिस वजह से आप देखोगे ब्रिक्स बन जाता है। तो बेसिकली उस समय की सबसे ज़्यादा डेवलपिंग, तेज़ी से डेवलप करने वाली है इमर्जिंग इकोनॉमीज़। जैसे यहाँ से ब्राज़ील हो गया, रशिया, इंडिया, चाइना यहाँ से हो गए, साउथ अफ्रीका यहाँ से हो गया। तो ऐसे करके आप देखोगे इन्होंने 5 कंट्रीज़ की ग्रुपिंग ली थी। बट आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2 सालों में इस ग्रुपिंग को एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसमें 5 और मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें इथोपिया हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा, आपका यूएई हो जाएगा, ठीक है। आपका यूएई हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा, और ठीक है, इसमें 11, 5 और 5 10 ही हैं, 10 ही मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो इसमें सऊदी है, यूएई है, ठीक है, इजिप्ट है, इथोपिया है, और एक ईरान भी था, सॉरी, है ना। तो ईरान भी है इसके अंदर। तो ऐसे करके आप देखोगे इसमें 10 मेंबर्स आते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके इसमें 10 मेंबर्स आते हैं, इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी, यूएई और ईरान, ठीक है। तो ब्रिक्स का बाकी अभी आप देखोगे जब हमारे पास मीटिंग होगी तब उसके बाद ये वापस से इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। फिर अपन चलते हैं एस जयशंकर साहब के ऊपर। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इतना आउटराइटली हम खुल के बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है, ठीक है। रायसीना डायलॉग एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक ग्रुपिंग है
एक एनजीओ है ORF, ठीक है, जिसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। तो ORF और जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये दोनों मिलके रायसीना डायलॉग कंडक्ट करवाते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में। और ये रायसीना हिल्स, जहाँ पे आप देखोगे प्रेसिडेंट का हाउस लोकेटेड था, उसके नाम पे आप देखोगे इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये जो रायसीना डायलॉग है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ल्ड के डिग्नेटरीज होते हैं, डिफेंस वगैरह पे, स्ट्रैटेजी पे, है ना, इन सब पे बातें करते हैं, इनके टॉक्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज वगैरह ऑर्गेनाइज होती है। और यहाँ इसी सिलसिले में आप देखोगे फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी इंडिया आए हुए हैं, ठीक है। तो रायसीना डायलॉग में भी आप देखोगे एस जयशंकर बहुत खुल के बोलते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करेगा, हमें कोई देश नहीं बता सकता हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। अगर जब यूरोप तेल खरीदता है तो उसको कोई टोकता नहीं है, तो इंडिया पे सैंक्शंस कैसे लग सकते हैं? तो ये आई थिंक बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि इंडिया इतनी फॉरवर्ड गोइंग, इतनी ओपन, इतनी स्पष्ट अपनी फॉरेन पॉलिसी को रखते हुए बातें कर रहा है। हो सकता है कि हम मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स में इन्वॉल्व ना हो, मेजर आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट में हम कोई साइड ना लें, बट अपनी जब जब बात आती है ना, तो हम एकदम क्लियर हैं कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। ओके, तो फॉरेन पॉलिसी को लेके ये पता होना चाहिए। और इंडिया की जब भी फॉरेन पॉलिसी आएगी तो आप हमेशा बोलोगे कि फॉरेन पॉलिसी का एवोल्यूशन हुआ है, और फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे आप देखोगे जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तब उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने इंडिया चीन हिंदू हिंदू चीनी भाई भाई हो जाएंगे, है ना, इंडिया या इंडिया चीन भाई भाई हो जाएंगे, या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि पंचशील हो जाएगा, है ना, नॉन इंटरफेरेंस वाला हो जाएगा, वर्ल्ड पीस हो जाएगा, तो ये सारी जो पॉलिसीज थी वो उस टाइम पे दी हुई थी। फिर हालात बदले, आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं 1999 में, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी। इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो खुद की हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इंडिया को खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, नेबर्स के साथ हमें रिलेशन सुधारने पड़ेंगे। तो ऐसे आप देखोगे जब मोदी जी बने तो उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो जाएगा, एक्ट लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। प्लस आप देखोगे मैंने टाइम पॉलिसी लेके आए, तो इंडिया ने महासागर सागर पॉलिसी दी, अभी जो महासागर बन चुकी है। सागर में क्या था कि जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन था। महासागर में है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, अक्रॉस रीजन। तो ऐसे करके आप देखोगे, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इंडिया पहले इंडियन ओशन रीजन में सागर की फिलॉसफी फॉलो करता था, अब हम महासागर की फिलॉसफी फॉलो करते हैं। तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इनके टाइम पे आप देखोगे कालाधार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, आईमैक हो गया, ठीक है, या फिर आपका ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे वगैरह हो जाएगा, है ना, छाबार पोर्ट को कंप्लीट करना है फटाफट, वो सारी चीज़ हो जाएंगी। तो बहुत सारा आप देखोगे, इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ज्वाइन करना, पैक्स से लिखा को आपको पता है हमने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है, ब्रिक्स का आप देखोगे एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कितनी सारी चीज़ें आप देखोगे। हाँ, अभी जो है अभी की फॉरेन पॉलिसी में आपको नजर आएंगी। बट एक चीज़ जो अभी की फॉरेन पॉलिसी की खास बात ये है कि हम लोग बहुत वोकल हैं, ठीक है, हम लोगों ने खुद की ग्रुपिंग्स बनानी चालू कर दी है। हम बेसिकली पहले क्या होता था, हम ग्रुपिंग से बाहर रहते थे क्योंकि हमें झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होता था। आज हम ग्रुपिंग्स का पार्ट बनते हैं और झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग टेबल पे बैठना चाहते हैं, डिस्कशंस का पार्ट बनना चाहते हैं, हम टेबल से बाहर नहीं होना चाहते हैं। तो ये आप देखोगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। फिर अपन चलते हैं ऑपरेशन सिंदूर की तरफ। देखो ऑपरेशन सिंदूर एक पुराना टॉपिक हो चुका है, ठीक है, पर अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है क्या, येस इट इज़ ऑन गोइंग। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया पे पहलगाम अटैक हुए थे, आपको पता है टेररिस्ट अटैक हुए थे कश्मीर में, उसके रिस्पॉन्स में स्टार्ट किया एक प्रोग्राम था जो कि सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं था, जिसमें इंडिया के आप देखोगे बहुत सारे इकोनॉमी हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। आइडिया ये था कि इंडिया को इतना मजबूत बना दो कि कोई टेररिस्ट इसको अटैक करने से पहले भी 10 बार सोचे, ठीक है। और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि ऑफेंसिव, ठीक है, दूसरों को अटैक करने में भी एकदम मतलब होता है ना कि स्मार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में घुस के एकदम टारगेटेड मिलिट्री जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं टेररिस्ट को मतलब प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर्स वगैरह होते हैं, उनके वेपन स्टोरेज कैंप्स वगैरह होते हैं, तो उन पे जाके आप देखोगे प्रॉपर अजाइल एक्शन लिया है ना। हम मतलब बहुत अंदर तक घुस गए थे। फिर आपको पता है वो वॉर तो रुक गया, पर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आप इंडस वाटर ट्रीटी को भी मतलब होता है ना बना कर दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस हटा दिया। हमने अपनी जो एयर स्पेस थी उसको भी बना कर दिया कि पाकिस्तान यूज़ नहीं कर सकता। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो इस लेवल पे आ गए थे कि भाई हमें 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 बेसिकली टेररिस्ट के साथ कोई वार्तालाप नहीं करनी है। या तो आप टेररिज्म को सपोर्ट करोगे या फिर आप देखोगे टेबल पे आओगे, नहीं तो मतलब इन दोनों चीज़ साथ में नहीं चलेंगी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आज भी ऑन गोइंग है, क्योंकि आज भी आप देखोगे इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात करता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन माना जाता है ऑपरेशन सिंदूर।
इंडिजीनियस वेपन्स क्या है बेसिकली, जैसे आज आपको पता है कि इंडिया ने यूएस के साथ बात करी, तो हम बोल रहे हैं कि आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे, तो हम चाहते हैं कि हम अपना डिफेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली इतना मजबूत कर लें कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। हम बेसिकली हमें किसी से सिर्फ वेपन्स खरीदने ना पड़े, हम उनको इंडिया में भी बना पाएँ। जो आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ठीक है, स्किल इन इंडिया है, या फिर आप देखोगे रोज़गार प्रोवाइड करना है, तो इतने सारे यूथ को हम तभी प्रोवाइड कर पाएंगे, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तभी क्रिएट कर पाएंगे जब हम सिस्टम्स अपने यहाँ पे बनाएंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि अभी जैसे हमारी जो डील्स होती हैं यूएस के साथ हो या किसी भी कंट्री के साथ हो, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे जोर देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है वो डिफेंस का प्रोडक्शन हो। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे इंडिया फ्रांस आप देखोगे तो फ्रांस ने बोला है कि जैसे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हो गई है ना, वैसे अभी फ्रांस ने बोला था कि वो हमारे यहाँ पे जो ये जेट इंजन्स वगैरह होते हैं वो सब बनाने की टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी अब इंडिया में दी जाएगी, है ना। तो हमारे यहाँ पे फाइटर जेट्स वगैरह का निर्माण किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, औद्योगिक क्षमता बढ़ती है, ठीक है, हमारे यहाँ पे रोज़गार बढ़ता है, फिर हमारे यहाँ पे इंशली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसके आसपास की वो बढ़ती हैं, ट्रेड बढ़ता है, हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है, इंडिया का वर्चस्व बढ़ता है, वर्ल्ड इमेज बढ़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करी थी। देखो अगर मैं नेबरहुड की बात करूँ तो इंडिया, आपको पता है कि इंडिया के नेबर्स कौन है, तो पूछा जा रहा है वैसे इंटरव्यू में, तो हम देखेंगे इंडिया के दो तरीके के नेबर्स हैं। एक है जिसके साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और एक है जिसके साथ हम अपनी सी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सी बाउंड्री हम शेयर करते हैं श्रीलंका और मालदीव्स के साथ, और लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं, यहाँ से शुरू करो, पाकिस्तान, फिर थोड़ा सा ये वाघान कॉरिडोर है जिसके साथ अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे चाइना, फिर यहाँ पे नेपाल, फिर यहाँ पे भूटान और यहाँ पे म्यांमार, ठीक है, और ये पूरा हो गया बांग्लादेश। तो 7 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम करीबन 15,000 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर बनाते हैं, और 2 कंट्रीज़ हैं श्रीलंका और मालदीव्स जिनके साथ हम सी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इंडिया का अगर आप देखोगे तो हम वैसे साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे अपने नेबरहुड की, तो नेबरहुड की पॉलिसी आपको पता है हमारे यहाँ पे गुजराल डॉक्ट्रिन आई थी, तो आई के गुजराल साहब थे, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो आई के गुजराल जो थे उन्होंने आप देखोगे एक मतलब ये पॉलिसी दी थी 1990s के आसपास, ठीक है, कि जिसमें इंडिया ने बोला था कि वो अपने नेबर्स जो होते हैं, है ना, उनके लिए वो कुछ भी करेगा, है ना, उदारू एक देश की तरह रहेगा। हम अपने एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस, है ना, इंटेग्रिटी वगैरह उसको मेंटेन करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के झगड़ों को होता है ना म्यूचुअल बैठ के सुलझाने की कोशिश करेंगे, और अपनी ज़मीन को किसी और देश के खिलाफ यूज़ होने नहीं देंगे, ठीक है, अपने नेबरहुड देश के खिलाफ। तो नेबरहुड ये फर्स्ट पॉलिसी जो 2014 में आई थी, ये बेसिकली इसी का ही अपडेशन है, जहाँ पे इंडिया अपने नेबरहुड को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा कि हमारे जो नेबर्स हैं इन कंट्रीज़ के साथ हम अपने रिलेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, इनके साथ सुधारेंगे, ट्रेड रिलेशन बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाएंगे। तो जो BBIN कॉरिडोर वगैरह की बात चल रही थी ना, भारत भूटान इंडिया नेपाल, जिसमें से भूटान बाद में एग्जिट कर गया था, सॉरी, बांग्लादेश भूटान, है ना, बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल, ठीक है, तो जिसमें से आप देखोगे ये चारों कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करी जा रही थी, लेकिन इसमें से भूटान बाद में निकल गया। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं, तो ये पूरी जो पॉलिसीज़ आई थी BBIN कॉरिडोर और ये सब चीज़ें, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का भी हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चल रही है तो फिर भी आपका पड़ोसी देश नाराज़ क्यों है। पड़ोसी देश नाराज़ इसलिए, हम ज़रूरी नहीं है कि हमसे हों, बेसिकली होता क्या है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो इंडिया जो है ना उसका साइज़ देखो और हमारे पड़ोसी देशों का साइज़ देखो, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि उनको लगता है हम ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिग ब्रदर टाइप के हैं कि हम जो बताएंगे आपको वही करना पड़ेगा। दूसरा आप देखोगे चाइना का इंटरफेरेंस, चाइना सबकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है, हमारे खिलाफ ही रहता है, अगर हम किसी प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं तो वो दूसरे को सपोर्ट करता है, जिस वजह से आप देखोगे और इशूज़ खराब होते हैं। फिर होता है बैड मीडिया पब्लिसिटी PR, क्योंकि होता क्या है कि इंडिया बहुत प्रॉमिस करता है कि हम $100 बिलियन के प्रोजेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, और फिर हमारे प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होते नहीं है, डेट ओवररन हो जाता है, ठीक है, कॉस्ट जो होती है और बढ़ जाती है, और ये कंट्रीज़ पे करने की कैपेबिलिटी में होती नहीं है। फिर इंडिया से मांगती हैं कि भैया आप वेवर कर दो, इंडिया वेवर कर नहीं पाता है, चाइना वेवर करके चला जाता है, तो इस वजह से बैड पब्लिसिटी, बैड PR, ये सब हो जाता है। फिर चौथा इशू आता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी। कई बार क्या होता है हमारे झगड़े भी उनसे होते हैं जिनके हम नज़दीक होते हैं, करेक्ट है ना, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो होता क्या है कि क्योंकि इन कंट्रीज़ के साथ हमारे कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे लैंड को लेके, चाहे बॉर्डर को लेके, चाहे मतलब होता है ना पीपल टू पीपल टाइज को लेके, या फिर इन कंट्री में खुद के अंदर सिविल वॉर्स चल रहे हैं या जेनजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना, आपको पता है हर जगह प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो इंडिया क्या होता है कई बार इनके इंटरनल मामलों में भी फंस जाता है।
है ना। और फिर क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई ऑपोजिशन पार्टी इन पावर आ जाती है तो ऑब्वियसली फिर हमें बहुत सुनने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, हाँ, है ना। तो ये एक चीज़ है जो आपको मतलब यहाँ से समझनी चाहिए कि मतलब इंडिया का जो अपन बोलते हैं ना इनहेरेंट प्रॉक्सिमिटी है, यही कारण है इसके जो आसपास के देश हैं उनके नाराज़ होने का। और इसके पहले हिस्ट्री रही है, जैसे अपन देखोगे श्रीलंका के सिविल वॉर में फंस गए थे, है ना, लित्ते वगैरह की वजह से। फिर आप देखोगे पाकिस्तान के साथ तो हमारा विभाजन से जो इशू चल रहा है वो है। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, प्लस टिबेटन और बुद्धिज़्म और जो दलाई लामा वगैरह का इशू है वो भी ऑन गोइंग है, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे जैसे तीस्ता वाटर अग्रीमेंट हो गया, अभी फ़रक का अग्रीमेंट 2026 में ख़त्म हो जाएगा। फिर तो मतलब ऐसे इश्यूज कुछ ना कुछ क्रॉप होते ही रहते हैं, ठीक है। अभी शेख हसीना वाला इशू हो गया कि हमने उनको पनाह दे रखी है, तो ऑब्वियसली हमारे पड़ोसी देश हमसे नाराज़ होगा, है ना। तो ये आप देखोगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और क्यों हमारे पड़ोसी हमसे नाराज़ हैं। कोल्ड वॉर अगर आप देखोगे तो आज अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोल्ड वॉर है क्या, तो आज अपन ऐसी स्थिति को अपन बोलते हैं भाई कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है, ठीक है। एक तरीके से ये ग्लोबल वॉर टाइप की सिचुएशन हो रही है। कोल्ड वॉर में तो क्या था कि दो मेजर ब्लॉक बने हुए थे, दो मेजर कंट्रीज थी, दो सुपर पावर्स थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, मल्टीपोलर ऑर्डर है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे कुछ कंट्रीज छाई हुई है। जैसे यूएस तो है ही एक तरफ जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डोमिनेट कर रही है, लेकिन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखोगे तो रशिया भी है, चाइना भी है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो एक नया टाइप का वॉर निकल के आ रहा है, क्योंकि रशिया तो काफ़ी वीक हो गया है। लेकिन चाइना अगर आप देखोगे जीडीपी वाइज हो गया, डिफेंस हो गया, मिलिट्री वाइज हो गया, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स हो गया, है ना, इसका साइज वगैरह हो गया, इन सब में आप देखोगे यूएस को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो कोल्ड वॉर जो है, जो पहले के टाइम पे सिर्फ एक डिफेंस और स्ट्रैटेजी फिजियोलॉजी आइडियोलॉजी वगैरह के बारे में था, आज आप देखोगे ये जो है बहुत सारे डायमेंशंस में फैल चुका है, ठीक है। ये वैसे वाला कोल्ड वॉर नहीं रहा है ना। ये आप देखोगे कि ग्रे जोन में आ चुका है। मल्टीपल आप देखोगे ग्लोबल ग्लोबल अगर आप देखोगे जैसे पहले तो चार कुछ ब्लॉक्स बने हुए थे 20 कंट्रीज में, 30 कंट्रीज में ऐसा था। लेकिन अब आप देखोगे ग्लोबली ऑल ओवर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो लोग हैं या फिर कंट्रीज हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कोल्ड वॉर का भी आप देखोगे स्वरूप बदल गया है, ठीक है। तो करंट कोल्ड वॉर के कारण क्या है, ऑब्वियसली यूएस चाइना। कारण क्या होंगे, सबसे पहले तो पता है कि दो बराबर की इकोनॉमीज हैं, डोमिनेट करना चाहती हैं, है ना, वो एक कारण हो जाएगा। दूसरा कारण है कि दोनों में अपने भी इश्यूज है। जैसे यूएस में अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम आ रहा है बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, बाहर से जो लोग आके यहाँ पे बस जाते हैं, फिर यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि वो लोगों की नौकरियाँ खा रहे हैं। तो फिर कैसे आप देखोगे हम अपने आप को बेटर दिखाएंगे। चाइना में भी सेम प्रॉब्लम है। एक पॉइंट पे आप देखोगे इतना डेवलप हो गया, इतना ट्रेडिंग सरप्लस हो गया। अब लेकिन प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है, मतलब जो होता है ना, यंग एज भी जाती जा रही है। तो कैसे हम आप देखोगे इस डूबती हुई इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। तो खुद के कारण भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक कारण भी हो सकते हैं, और इंटरनेशनल कारण तो रहते ही हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर रहेगा, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, इकोनॉमी में एक दूसरे को हराना चाहते हैं, ठीक है। बाकी कंट्रीज पे भी दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज यूनाइटेड नेशंस वगैरह हो गया, वहाँ पे भी आप देखोगे एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका करंट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं ट्रम्प के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ट्रम्प साहब तो मुझे लगता है किसी दिन उठते हैं, डिसाइड करते हैं कि ग्रीनलैंड अपना है और स्टेटमेंट देके चले जाते हैं। और फिर पूरे दुनिया के जो देश होते हैं, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वगैरह लग जाते हैं कि भाई इन्होंने क्या बोला। तो ट्रम्प जी जो है ऑब्वियसली अगर आप एक प्रेसिडेंट के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये सही भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे स्टेटमेंट बोल के चले जाते हैं। जबकि हम जनरली जब सुनते हैं तो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं, ये बहुत ही डेडिकेटेड पोस्ट होती है। और उन पोस्ट पे जो आदमी या व्यक्ति होता है उसको बहुत ही संयम दिखाना पड़ता है, उसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। पर ये चीज़ हमने ट्रम्प जी के साथ नहीं देखी है, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में फंस जाते हैं। रोहिंग्या इशू अब नहीं पूछेंगे, पहले था ये। तो रोहिंग्यास कौन थे बेसिकली, रोहिंग्यास म्यांमार में रहने वाली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो म्यांमार एक बेसिकली मुस्लिम नेशन, सॉरी, बुद्धिस्ट नेशन है जिनका स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म है, ठीक है। और रोहिंग्यास जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ पे रहते हैं वो। रखाइन स्टेट करके है म्यांमार के अंदर, एक राज्य है रखाइन, उसके अंदर रहते हैं। और वहाँ पे क्या है, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इनको बेसिक सर्विसेज या बेसिक हेल्थ एजुकेशन वो सब भी अवेलेबल नहीं है। अगर म्यांमार में गरीबी रेखा 15% है तो यहाँ पे करीबन 40% है। बेरोजगारी बहुत हाई है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, गवर्नमेंट आप देखोगे सर्विसेज वगैरह में एंट्री नहीं है, किसी भी प्रकार का आप देखोगे हेल्प नहीं मिलती है सरकार से। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने खुद की अरक्कन आर्मी बना के सरकार के खिलाफ वायलेंस करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट हुए, तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ बन के आप देखोगे इन्होंने शरण मांगी इंडिया में, बांग्लादेश में, है ना।
बहुत जगह आप देखोगे इनके आईसिस से लिंक मिले तो इनको वहाँ से वापस निकाल दिया गया। तो इनको बोला जाता है ये बोट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, कि मतलब ये बोट पे ही आप देखोगे पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, क्योंकि इनको अपने देश में तो कोई ले नहीं रहा है, इनको वहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा और बाकी देशों में भी इनका एक्सेप्टेंस काफ़ी कम है। तो काफ़ी मतलब बहुत ही दर्दनाक स्थिति है रोहिंग्यास की, और आई होप इस इशू को कभी ना कभी रेजोल्यूशन मिल जाए। बांग्लादेश रिलेशंस जो थे उस समय न्यूज़ में थे जब आपको पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और फिर से चुनाव हुए थे। और अभी आपको पता ही है कि जो तहरीक है ना, रहमान जी हैं, तारिक रहमान जी, वो वहाँ पे जो खालिदा ज़िया बेगम जी थी उनके जो पुत्र हैं, वो आप देखोगे कि उनकी सत्ता आ चुकी है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो बांग्लादेश के साथ रिलेशंस में तब पूछा जा सकता था, अब नहीं है। वैसे आप देखोगे तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस, जब शेख हसीना वहाँ पे लास्ट, जब तक वो प्रोटेस्ट नहीं हुए थे और उनको वहाँ से भागना नहीं पड़ा, तब तक आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को गोल्डन चैप्टर या फिर सोनार अध्याय बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशंस थे, डिफेंस में, ट्रेड में, है ना, अपने बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी हो गए, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हो गया, वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स वगैरह हो गए। ठीक है, या फिर आप देखोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट का अग्रीमेंट हो गया, पाइपलाइंस वगैरह हो गई, रेलवे लाइंस हो गई, या फिर आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी हो गई। तो सब चीज़ आप देखोगे मतलब बहुत सॉर्टेड थी। फिर ये प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, प्रोटेस्ट क्यों होते हैं बांग्लादेश में, सिर्फ और सिर्फ इस इशू की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से। एक्चुअली वहाँ पे 1971 का जो वॉर हुआ था और उसमें जो मुक्ति बाहिनी और बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उन लोगों को सरकार रिजर्वेशन देती थी। अब वो रिजर्वेशन टेक्निकली तो सिर्फ उन लोगों के बच्चों के लिए था जिन्होंने उस मतलब होता है ना फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में काइंड ऑफ बांग्लादेश को सपोर्ट किया। लेकिन फिर ये रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया गया और अब उनके बच्चों को भी देने लग गए। तो इस वजह से ऑलरेडी बेरोजगारी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप देखोगे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, नौकरियां बिल्कुल भी है नहीं। तो यूथ जो था वो सड़क पे आ गया ये कह के कि आप इनको रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो। तो सरकार ने इनकी बात मानते हुए रिजर्वेशन हटा भी दिया था, शेख हसीना जी की सरकार ने। लेकिन फिर जो उनका टॉप कोर्ट था, एपेक्स कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, उसने बेसिकली गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको मना कर दिया और बेसिकली रिजर्वेशन का अमाउंट कम कर दिया, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन दिया। और इसके बाद तो आप याद रखना पूरा जो यूथ था, जेनजी था, वो सड़क पे आ गया। उन्होंने इनफैक्ट आप देखोगे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के घर वगैरह थे उस पर जला दिए, टॉप पार्टी लीडर्स को आप देखोगे आग लगा दी। उनको तुरंत वहाँ से आप देखोगे निकलना पड़ा, शेख हसीना जी को अपने टॉप लीडर्स के साथ कुछ आप देखोगे इंडिया आना पड़ा तुरंत शरण लेते हुए। और फिर आप देखोगे वहाँ पे यूएस और पाकिस्तान का एंगल देखने को मिलता है। और फिर सडनली आपको वहाँ पे इंटरिम सरकार बना दी जाती है, जिसमें जो मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने ग्रामीण बैंक का, माइक्रो फाइनेंस का पूरा आप देखोगे कॉन्सेप्ट दिया था, जिनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी दिया गया है, तो उनको आप देखोगे इंटरिम प्रेसिडेंट का हेड बना दिया, इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया गया। ठीक है, और अभी आप देखोगे उस इंटरिम गवर्नमेंट ने ही चुनाव करवाए थे, है ना, अभी फरवरी में। और उस फरवरी के चुनाव में जो अपने खालिदा जिया बेगम थी, जैसे बांग्लादेश में इसको वॉर ऑफ टू बेगम्स कहा जाता है, खालिदा जिया और शेख हसीना। ठीक है, तो खालिदा जिया, शेख हसीना तो इंडिया आ गई और ऑब्वियसली उनकी पार्टी को भी बैन कर दिया है, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला। और जो टॉप लीडर्स थे उनको कैप्चर कर लिया, उनको मतलब हाउस अरेस्ट कर रखा है, जेल में डाल दिया है। तो इनकी पार्टी तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाई। ठीक है, तो जो खालिदा जिया की पार्टी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके चाइना के साथ हमेशा से रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो ये जो पार्टी थी इनके ही बेटे हैं तारिक रहमान जी। ठीक है, जो जब शेख हसीना जी की सरकार आई थी तो वो लंदन चले गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको जेल वेल हो गई थी, वो जेल में रहे थे, तो उनको महसूस हुआ कि उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे। जब उनकी माता जी की डेथ हो जाती है और शेख हसीना जी थी नहीं, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हेड बन के वो वापस आते हैं और अब वो चुनाव जीत गए हैं। और उन्होंने मतलब अपने जब चुनाव जीता भी था तो उन्होंने मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात नहीं कही जो इंडिया के खिलाफ हो। उन्होंने माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट करने की बात कही, जो आपको पता है बांग्लादेश में बार बार माइनॉरिटीज़ के इश्यूज आ रहे थे कि हिंदू के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट 3 माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर्स को मतलब है ना इसमें भी लिया है, अपने कैबिनेट में भी इंक्लूड किया है, अपनी गवर्नमेंट में भी इंक्लूड किया है। और उन्होंने बार बार यही कहा है कि बांग्लादेश को सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, हम लोग पीस चाहते हैं, बट पीस हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर नहीं आएगा। तो ये अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि हर हर जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वो अपनी कंट्री को सबसे पहले रखेगा। तो ये पूरा आप देखोगे बांग्लादेश का हिस्ट्री के साथ मैंने अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्योंकि ईरान न्यूज़ में है तो छाबार पोर्ट अपन ने, ईरान और यूएस वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि छाबार पोर्ट क्या है, इंडिया इसको क्यों लाना चाहता है, इंडिया इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा है और इसका इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप वो वहाँ से देखोगे। ठीक है, कंबोडिया न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम थी जब आप देखोगे कंबोडिया में क्लैशेस वगैरह चल रहे थे, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये इशू बिल्कुल भी न्यूज़ में नहीं है। फिर अपन चलते हैं इंडिया और चाइना की तरफ। देखो इंडिया और चाइना का इशू ना अभी तो कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि इंडिया चाइना का जो इशू है वो पुराना हो चुका है और अभी विश्व में बहुत इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है।
ठीक है, कि ये जो इशू है दिस इज़ द लास्ट थिंग यू वांट टू आस्क। ओके, पर फिर भी चाइना के साथ आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे कभी भी नेबरहुड के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया चाइना का जो बेसिक डिस्प्यूट है ना, वो चालू यहाँ से होता है बॉर्डर से, क्योंकि जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है वो वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न ऐसे 3 फ्रंट में डिवाइडेड है। वेस्टर्न फ्रंट में आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो ये पूरा एलएसी वाला मामला है, अक्साई चिन वाला मामला है, वो कंट्रोवर्शियल है। उत्तराखंड और हिमाचल वाला हम मान के चलते थे कि बाउंड्री सॉर्टेड है, लेकिन आपको पता है डोकलाम और ये सारे जब इश्यूज हुए थे और नेपाल ने अब लिम्पियाद्रा और इसको भी अपना पार्ट बना लिया था, तो इसके बाद हमें पता लगा कि ये वाला जो इशू है ये भी अब वेल सेटल्ड नहीं है। और ईस्टर्न फ्रंट में तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को चाइना जो है वो तवांग एरिया बोलता है और वहाँ के पासपोर्ट्स वगैरह भी इशू कर देता है। तो वो एक कंट्रोवर्सी है जो हमें चाइना के साथ मेंटेन्ड है। इसके अलावा चाइना के साथ हमारे वाटर को लेके इशू चलते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो अपर राइपेरियन स्टेट है या अपस्ट्रीम स्टेट है। अपर राइपेरियन या अपस्ट्रीम स्टेट का मतलब क्या होता है, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है। तो अगर चाइना बार बार बोलता है कि वो ब्रह्मपुत्रा पे बड़े बड़े डैम्स बना रहा है, इनफैक्ट बिल्ड भी कर रहा है, बोल कह रहा है बिल्ड भी कर रहा है, ठीक है, और अगर उसने वो डैम्स बिल्ड कर लिए तो नीचे ब्रह्मपुत्र का पानी कम हो जाएगा। हमारे और बांग्लादेश के बीच में आप देखोगे झगड़े बढ़ जाएंगे, है ना। हमारे यहाँ पे आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, वो सारी चीज़ें, फ्लड्स वलड्स की सिचुएशन जो है वो पूरी इफेक्ट हो जाएगी। तो इसको लेके आप देखोगे वाटर एक सेंसिटिव टॉपिक है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तीसरा जो है आपको पता है कि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया है, ताकि चाइना के इंटीरियर रीजन्स या जिंगजियांग प्रोविंस को वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट वगैरह से लिंक करके या ग्वाडर पोर्ट से लिंक करके इसको अरेबियन सी तक ले जाए, ठीक है। और ये जो है हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से निकलता है, और इंडिया बार बार बोल रहा है कि हमारी सॉवेरेनिटी का हनन है, हम इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी मतलब अलाउ नहीं करेंगे, और ये हमारी सॉवेरेनिटी का हनन है कि आप हमारे एरिया में से निकल रहे हैं और हमने आपने हमसे परमिशन भी नहीं मांगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बेसिकली चाइना का एक लेगेसी प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके अंदर वो जो पुरानी सिल्क रूट चलती थी ना, उसको कनेक्ट करना चाहता है। जैसे चाइना को वो कनेक्ट करना चाहता है यूरोप से, अफ्रीका वगैरह से, जो पुराने सिल्क रूट वगैरह चलते थे उस तरीके से, ठीक है। तो सीपैक भी उसी का पार्ट है। ओके, फिर आप आ जाओगे कि तो ऑब्वियसली इसको लेके एक इशू है। फिर चाइना का प्रेजेंस जो इंडियन ओशन रीजन में है, कि वो ग्वाडर पोर्ट बना रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, यहाँ पे अब सिंगापुर में चांगी बेस हो जाएगा। तो ऐसे करके वो इंडिया के अराउंड आप देखोगे अपना प्रेजेंस मार्क करके है। बड़े बड़े डीप सी पोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे कई बार अपने मिलिट्री जो सबमरीन्स वगैरह होता है उनकी डॉकिंग कर देता है। तो इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके नेबरहुड में या इंडियन ओशन रीजन में बिल्कुल उसके नज़दीक आप देखोगे चाइना का इतना सारा मिलिट्री प्रेजेंस हो, है ना, क्योंकि ये तो हम अपना बैकयार्ड मानते हैं। क्या चाइना को अच्छा लगेगा क्या अगर हम साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी वगैरह में जाके अपनी शिप्स को डॉक करने लग जाएं? तो वही चीज़ आप देखोगे इंडिया पे भी लागू होती है। तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है और इंडिया का स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स है जो यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा आपको पता है कि चाइना जो है, जैसे पाकिस्तान के टेररिस्ट हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए, हमने यूएनएससी में क्वेश्चन उठाया कि पाकिस्तान के इन लोगों को बैन करना चाहिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दो। तो वो जितने भी रेजोल्यूशन हम लाते हैं चाइना उसको सपोर्ट करने ही नहीं देता। इनफैक्ट इंडिया अगर यूएनएससी का परमानेंट हिस्सा बनना चाहता है तो चाइना हमारी पार्टनरशिप को भी मानता नहीं है और उसके खिलाफ ही खड़ा है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखोगे जैसे इंडिया ने जो अपनी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें भी एंट्री करने नहीं दे रहा चाइना हमें। पर इंडिया ने जो ये अपना वो था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वासेनार एग्रीमेंट, इसमें हमने ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसमें चाइना नहीं था। तो जनरली आप देखोगे इंडिया चाइना थोड़े से एंटाई ही रहते हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि इंडिया चाइना, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे इतनी ज़्यादा है, क्यों है? हम चाइना के साथ इतने घटिया रिलेशंस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम इन चाइना पे डिपेंडेंट है। तो चाइना और इंडिया का ट्रेड जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड्स था। अभी यूएस फिर से ओवर पावर कर दिया है, पर आप देखोगे टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है चाइना हमारा। और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना के साथ 50-70 बिलियन डॉलर्स का है। और वो भी हम इम्पोर्ट क्या करते हैं पता है आपको? टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स के जो की अपने एपीआईज होते हैं ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसके बिना आप दवाई नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो जो बहुत रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स टाइप हो जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें जिसके बिना हमारी जो बहुत सारी स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्रिपल हो जाएंगी। तो वो आप देखोगे हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे हम चाइना को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये था मेजर आपको देखोगे इंडिया चाइना का इशू और चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड इश्यूज़ मैंने आपको पहले बता दिए। वैसे इंडिया चाइना के ट्रेड इश्यूज़ में और भी चीज़ें हैं। क्या है कि इंडिया और चाइना जो है, एक तो ऑब्वियसली कि इंडिया चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है जो ऑब्वियसली इंडिया के लिए ख़राब है। दूसरा चीज़ है कि इंडिया जो चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो मोस्टली आप देखोगे रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन हम जो चाइना से ले रहे हैं ना वो मोस्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको पता है कि रॉ मटेरियल सस्ते होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस आपको पता होना चाहिए कि जैसे इंडिया ने
कोविड के टाइम पे चाइना से आने वाले सारे सामान पे रोक लगा दी थी। हमने बोला था कि आपको ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट और ओरिजिन होता है, वो दिखाना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि ये सामान जो है मेड इन चाइना नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने बेसिकली, क्योंकि हमारा एक एफटीए हो रखा है आसियान कंट्रीज़ के साथ, तो चाइना किसी भी तरीके से अपना सामान यहाँ पहुँचा देता है और यहाँ पे बहुत बेसिक मिनिमम से जैसे होता है ना, कुछ चेंजेस करके ये सामान फिर से इंडिया में डंप हो जाता है। तो ये भी एक इशू है जो हमें चाइना के साथ कंसिस्टेंटली फेस करना पड़ता है। इवन तो आप देखोगे इंडिया और चाइना को कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, फिर भी चाइना को हमारे मार्केट का फ़ायदा मिल जाता है और चाइना अपना मार्केट इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोलता है। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज़ में आप देखोगे ट्रेड इश्यूज़ ये वाले आपको देखने को मिलते हैं। तो डोकलाम का डिस्प्यूट अभी नहीं है, बहुत पुराना था, तो ये अब आपसे नहीं पूछेंगे। BRI CPEC मैंने आपको बता दिया। फिर अपन चलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, आप देख रहे हो कितने सारी चीज़ें हैं जो आप एक वीडियो में समझ सकते हो और आपको लगेगा ओ माय गॉड, कितना सारा नॉलेज आपको एक साथ में मिल गया। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, जैसे अगर आप देखोगे ये है ना आपका जम्मू कश्मीर और ऐसे करके, तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो इंडिया को, मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, तो ये जो पतला सा कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल में से निकलता हुआ, ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको अपन चिकन नेक्स कॉरिडोर भी बोलते हैं। अब ये क्या है, इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला छोटा सा लैंड का टुकड़ा है जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। अदरवाइज आपको कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश चाहिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ से सी से बे ऑफ बंगाल से यहाँ होते हुए और फिर आप देखोगे तो भी नॉर्थ ईस्ट नहीं मिलेगा आपको, बांग्लादेश से होते हुए या म्यांमार से होते हुए यहाँ से वापस एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसकी खास बात क्या है कि ये बेसिकली ऐसे ट्राई जंक्शन पे है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये नेपाल खत्म हो रहा है, ये आपका ये मतलब होता है ना इंडिया वाला पोर्शन हो गया, ये सिक्किम हो गया, यहाँ पे भूटान वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये छोटा सा पोर्शन है और चाइना का भी ये जो चुंबी वैली वाला रीजन है उसके बहुत नज़दीक आता है। तो देयर हैव बीन पॉइंट्स इन हिस्ट्री जहाँ पे आप देखोगे चाइना इतना नज़दीक आ गया था कि वो इस कॉरिडोर को ब्लॉक कर दे। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर अपन कहें तो नॉर्थ ईस्ट के परस्पेक्टिव से। ठीक है, फिर नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछेंगे भी नहीं क्योंकि अभी वो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा, अभी सारा काम तो ईरान कर रहा है। बट फिर भी नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जाता है कि जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया में क्या फ़र्क है। नॉर्थ कोरिया को आपने इतना डराया कि वो उसका डर ही खत्म हो गया और वो रोग स्टेट बन गया। अब वो जो चाहे वो कर सकता है, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह डेवलप कर रहा है, अब वो बिल्कुल सिस्टम से बाहर चला गया। ठीक है, ईरान पे क्या था, आप लोग यही बोल रहे हैं कि ईरान को भी इस तरीके से मत करो कि वो नॉर्थ कोरिया जैसा बन जाए, पता लगे उसमें से डर ही खत्म हो जाए और फिर वो भी नॉर्थ कोरिया जैसी रोग स्टेट बन जाए। नॉर्थ कोरिया तो फिर भी कोने में है, आप अफोर्ड कर सकते हो उसको कि वो कुछ नहीं कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान एकदम सेंटर पे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया और देखो क्रूड ऑयल के क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, पुटिन विजिट नहीं पूछेंगे। अब आपसे जो अच्छी चीज़ें हैं, रमसर साइट अपन एनवायरनमेंट में देखेंगे, जॉर्ज सोरोस नहीं पूछेंगे, हाँ वैसे पूछ सकते हैं। तो जॉर्ज सोरोस क्या है, अभी आप देखोगे पार्लियामेंट में एक इशू चल रहा था इनको लेके, तो इन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, बीजेपी ने लगाया था कि जॉर्ज सोरोस जो है वो बेसिकली उनकी सत्ता को गिराने के लिए कांग्रेस को बहुत सारी फंडिंग कर रहे हैं। हु इज़ दिस जॉर्ज सोरोस? तो जॉर्ज सोरोस जो है उनका एक फाउंडेशन वगैरह चलता है और वो वर्ल्ड अक्रॉस लिबरलिज्म और बेसिकली एक तरीके से तो वो हेज फंड इन्वेस्टर है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट्स वगैरह से। लेकिन ये जो है बहुत सारे, इन्होंने अपना जो बहुत सारा वेल्थ है वो डोनेट कर दिया है एक ऐसे फाउंडेशन को, और वो फाउंडेशन वर्ल्ड अक्रॉस आप देखोगे लिबरल रेजीम्स और डेमोक्रेसीज वगैरह को सपोर्ट करने के लिए पैसा खर्च करती है। तो मतलब ऐसा बीजेपी एलिगेशन लगा रही थी कि जो ये है अपने कांग्रेस है, कांग्रेस ने आप देखोगे बहुत सारा पैसा जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से लिया है और इसीलिए आप देखोगे वो पार्लियामेंट को ढंग से फंक्शन करने नहीं देते हैं और मतलब ऐसे बहुत इल्ज़ाम लगाए थे, इसलिए जॉर्ज सोरोस जो थे उस टाइम न्यूज़ में थे। अब अपने लास्ट दो चीज़ें बचती हैं वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये या हाँ ये अपन साइंस एंड टेक में देखेंगे क्योंकि वहाँ पे भी आप देखोगे मुझे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको समझाना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं। अभी के लिए इतना जान लो बस, 97% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना उसका सप्लाई अभी चाइना के पास है। और चाइना इसको, जब भी अपन चाइना को, जैसे कोविड के टाइम पे अपने धमकी दी कि हम चाइना को अलग कर देंगे, चाइना ने बोला ठीक है कर दो, मैं आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही नहीं दूंगा। समझ रहे हो? तो जब भी यूएस के साथ भी सेम चीज़ हुई, इन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई करना बंद कर दिया। इसलिए आप देखोगे यूएस ने वो पैक से लेकर समिट निकाली है ताकि ये जो ओवर डिपेंडेंस है ना किसी एक कंट्री के ऊपर, वो इसको खत्म कर सके। वो चाहते हैं कि ये जो सप्लाई चेन्स वगैरह है ये इतनी रेजिलियंट बन जाए कि किसी एक कंट्री के आने जाने से फर्क ना पड़े और कोई एक कंट्री इसको डोमिनेट ना कर पाए। ठीक है, तो वो एक आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाला एंगल है जो आपको पता होना चाहिए। और फिर अपन चलते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस की तरफ। देखो अभी अगर आप बात करोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं कंसिडरिंग कि यूएस ईरान का इशू चल रहा है। तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर मैं बात करूंगी तो
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले तो आता है इसमें ट्रेड का एंगल, क्योंकि इंडिया और यूएस का ट्रेड जो है, हम लोग टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स में हैं। अभी तो फिलहाल यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड है और इंडिया के फेवर में है। मतलब $30 बिलियन का इंडिया को सरप्लस मिलता है, तो ऑब्वियसली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ये पॉजिटिव चीज़ है। 3 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस आप देखोगे यूएस में है, चाहे स्टूडेंट्स के फॉर्म में, चाहे एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स के फॉर्म में। तो बहुत सारा रेमिटांसेस इंडिया को यहाँ से आता है, ठीक है। प्लस पीपल टू पीपल टाइज उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीसरा चीज़ है डिफेंस। तो बहुत सारे आप देखोगे हेलीकॉप्टर्स हो गया, अपाचे वगैरह हो गया, है ना, आपको पता होना चाहिए। गार्जन ड्रोन्स वगैरह हो गए, वो हमने सी गार्जन वगैरह हो गए, है ना, स्काई गार्जन हो गए, तो ये हमने यूएस से लिए हैं। और यू डिफेंस के लिए भी आप देखोगे यूएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसलिए इंडिया को आप देखोगे मेजर डिफेंस अलाई हो जाएगा, मेजर नॉन नाटो मेंबर हो जाएगा, नॉन नाटो मेंबर अलाई स्टेटस हो जाएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हो जाएगा। या फिर आप देखोगे कि जो हमारा लेमुआ कॉमकासा है ना, सिस्मोआ और ये जिमोया वगैरह जो अपन ने साइन किया था, तो ये फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स थे, तो वो भी हमने साइन कर रखे हैं। इंडिया यूएस आप देखोगे 2+2 डायलॉग एग्जिस्ट करता है। हम क्वाड कंट्रीज़ के मेम ग्रुपिंग के पार्ट हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान आते हैं। ये का चारों कंट्रीज़ मिलकर मालाबार एक्सरसाइज वगैरह भी करती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्पेस में भी आपको पता है कि अपना गगनयान मिशन हो या फिर यूएस का एग्जियम मिशन हो जो इंडिया ने ज्वाइन किया था। प्लस आप देखोगे कि हमने साथ में मिलके वो निसार सैटेलाइट वगैरह हो जाएगा, है ना, तो उसमें भी आप देखोगे इंडिया यूएस जो है वो साथ में काम करते हैं। फिर ब्रेक थ्रू रिसर्च वगैरह हो जाएगा, जैसे आपका ITER जो कि थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर जो अपन एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें चाहे साथ में काम करना हो। या फिर आप देखोगे कि अपना ये वाला जो होता है क्वांटम वगैरह पे हो जाएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना हो। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जहाँ पे आप देखोगे बोस सत्येंद्रनाथ बोस जी की बात करी जा रही है, तो वो भी आप देखोगे कहीं ना कहीं दिखाता है कि जॉइंट पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसके अलावा आपको पता है कि यूएस मेजर आप देखोगे फंडिंग वगैरह भी वहाँ से काफ़ी सारी आती है ना। और डेमोक्रेसी और जो रेट्स हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस वगैरह हो जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हमने वहाँ से लिए हुए हैं। तो यूएस के साथ आप देखोगे रिलेशंस अगेन बहुत सारा डाइवर्सिफाइड है ना। और अभी तो आपको पता है कि तेल में भी डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं, क्योंकि यूएस ने वेनेजुएला को कब्जा लिया है। और अभी अगर आपको वेनेजुएला से तेल खरीदना है तो आपको यूएस से ही बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके इंडिया और यूएस के रिलेशंस ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुए हैं, अब बहुत डाइवर्सिफाइड है। बट अगर आप देखोगे तो यूएस और जब आप देखोगे कोल्ड वॉर हुआ था और यूएस का ब्लॉक बना था नाटो वाला, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया ने अपनी थर्ड चीज़ बनाई थी जिसको हम लोग नैम बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं। तो उस टाइम भी आप देखोगे यूएस हमसे नाराज़ हुआ था और पाकिस्तान ने जो यूएस द्वारा एक नाटो का सेंटो और सियाटो, तो उसको ज्वाइन कर लिया था। तो पाकिस्तान को आप देखोगे मेजर फंड्स, मेजर फाइटर जेट्स और जितना भी आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बोलते हो ना, वो सब यूएस की देन है। तो 65 का वॉर हो या 71 का वॉर हो, यूएस ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, इंडिया का साथ नहीं दिया है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो इंडिया ने जब सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, तो यूएस ने हम पे सीधा सीधा आप देखोगे बैन टाइप का लगा दिया था, हमसे रिलेशंस भी तोड़ दिए थे। वो तो 2008 में जाके हमारा सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हो जाता है। ये तो आप सोचो कि यूएस ने तो हमें पूरा क्रिपल करने की ठान ली थी कि हम अब इस देश को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसने हमारी आंखों के नीचे से इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट या इतनी बड़ी टेस्टिंग कैसे कर ली। तो इंडिया यूएस के रिलेशंस फिलहाल इधर हैं। और अगर आप ट्रंप और मोदी जी की बात करोगे, क्योंकि ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है और मोदी जी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो दोनों ही लीडर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही राइट विंग लीडर्स हैं, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की तरफ चलते हैं, बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। पर ट्रंप जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि मोदी जी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ लाइक माई लिटिल ब्रदर, ही लिसन्स टू मी, है ना, इंडिया विल लिसन टू यूएस, अदरवाइज दे नो व्हाट कैन आई डू। और मैंने ही इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवाया है, जो भी है। तो ट्रंप के स्टेटमेंट्स के हिसाब से तो इंडिया यूएस के बीच में बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप है। आपको पता है कि हमारे ऊपर भी 50% टैरिफ लगाए गए थे, फिर इसको हटा के 25% हटा दिया गया था, ये बोल के कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे। और जो बाकी 25% है उसको भी 18% कर दिया गया था। कुछ आइटम्स को तो 0% भी करा गया था। फिर बाद में आपको पता है कि ट्रंप साहब आए, उन्होंने बोला कि नहीं, सब पे 10% टैरिफ लगेगा। फिर उन्होंने बोला नहीं, सब पे 15% टैरिफ लगेगा, ठीक है। पर ये चीज़ें साइड में रख दो, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यूएस और इंडिया जो है अभी काफ़ी कॉर्डियल पोजीशन में है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड में यूएस इंडिया जो है उसका एक अच्छा स्पॉट है, उसकी सब लोग सुनते हैं। इंडिया एक पावरफुल पोजीशन पे भी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ है, जीडीपी जिसकी पॉजिटिव ग्रोथ रेट पे चल रही है 7.5% के आसपास, आई थिंक ओनली कंट्री है। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन भी है, तो ह्यूज मार्केट है किसी भी कंट्री के लिए, है ना। अगर आप डेटा और एआई की बात करते हो कि वो फ्यूचर है, तो हमारे यहाँ से देखो आप कितना डेटा निकल रहा है। तो जो कंट्री इस डेटा को प्रोसेस कर लेगी या जो कंपनीज को कर लेगी, तो वो तो वैसे भी माला माल हो जाएगी, ठीक है। तो इस और यूएस की कंपनीज हैं जैसे गाफा जिसको अपन बोलते हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह, तो ये सारी कंपनीज जो हैं ये यूएस ओरिजिनेटेड कंट्रीज़ हैं और कंपनीज़ हैं। और इनको आप देखोगे इनके
मैक्सिमम सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडिया है, क्योंकि चाइना तो इनको बैन कर रखा है। तो अगर आप देखोगे इंडिया एज अ मार्केट इनके हाथ से निकल जाए तो ऑब्वियसली बहुत सारा नुकसान होगा। तो इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में भी आपको बहुत सारे यूएस की कंपनीज यहाँ पे आते हुए दिखी थी, जिन्होंने आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने की बात करी थी। तो आई थिंक काफ़ी हो जाएगा आज का वीडियो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आज के डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के हमने बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट भी हैं, कहाँ कहाँ पे वॉर चल रहे हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में करे हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको शेयर करना है लोगों के साथ अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ठीक है। आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो हमारे पास मोटिवेशन का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपका भला हो, हम चाहते हैं कि आप तक न्यूज़ पहुँचे, हम चाहते हैं कि आपको भी एनालिसिस करना आए और एटलीस्ट इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है वो समझ में आए। आपको जब तक इशू पता नहीं होगा, आपको एग्जैक्टली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक आप देखोगे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा। और हाँ, मतलब यही एक कोशिश है। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।